आजकल जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, रिश्ता इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि पत्नी को पति के खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है। तो आज एलिगेशन देखने को मिल रहा है कंप्लेंट्स में, और एलिगेशन ये होता है कि पत्नी के साथ पति ने फोर्सफुली उसकी इच्छा के विरुद्ध अननेचुरल सेक्स किया, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिसमें तरह तरीके के संबंध हैं जिनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन एलिगेशंस पर पति के खिलाफ धारा 377 आईपीसी का मुकदमा चलना चाहिए? इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। आपको बहुत ही साधारण शब्दों में आपको इस बात का आंसर दूंगा मैं कि एक पति के खिलाफ पत्नी की कंप्लेंट पर क्या अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का धारा 377 आईपीसी का मुकदमा चल सकता है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो एलिगेशंस आ रहे हैं कंप्लेंट्स में ये झूठे हैं या सच्चे हैं। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करूंगा। मेरा क्वेश्चन होगा कि जब कंप्लेंट में ये एलिगेशन आ जाए तो ये एलिगेशन आने के बाद क्या पति के खिलाफ 377 आईपीसी का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं। लॉ क्या कहता है इस बारे में, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा हूं। लॉ क्या कहता है इस बारे में मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मेरी वीडियोज इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहें और आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ती रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि अप्राकृतिक यौन संबंध होते क्या है, अननेचुरल इंटरकोर्स होता क्या है। इस बात का आंसर जानने के लिए आप ये जान लें कि प्राकृतिक यौन संबंध क्या होते हैं। अगर आपको प्राकृतिक यौन संबंध समझ आ गए तो आपको अप्राकृतिक यौन संबंध भी समझ आ जाएगा और फिर धारा 377 आईपीसी भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो प्रकृति ने पुरुष को और स्त्री को एक एक प्रजनन अंग दिया है। स्त्री और पुरुष शादी करके इस प्रजनन अंग से ही जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। यहां समझने की कोशिश करें कि एक प्रजनन अंग पुरुष के पास है, एक प्रजनन अंग स्त्री के पास है। अगर स्त्री और पुरुष दोनों इन्हीं प्रजनन अंगों का प्रयोग करके संबंध बनाते हैं तो ऐसे संबंधों को कहा जाएगा कि ये प्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए हैं। और जब जब इन दोनों प्रजनन अंगों के अलावा किसी और अंग का यूज किया जाएगा तो कहा जाएगा कि वो अप्राकृतिक यौन संबंध हैं। प्राकृतिक यौन संबंध को सीधे सीधे अगर समझें तो यह है कि एक पुरुष स्त्री के साथ उन्हीं अंगों का प्रयोग करते हैं यौन संबंध बनाने के लिए जो प्रकृति ने केवल और केवल यौन संबंध बनाने के लिए दिए हैं। तो कहा जाएगा कि उन्होंने प्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए हैं। जैसे कि पुरुष अपने प्रजनन अंग का प्रयोग करता है स्त्री के प्रजनन अंग के साथ में, तो यह हो गया प्राकृतिक यौन संबंध। अब अगर पुरुष स्त्री के प्रजनन अंग के अलावा किसी दूसरे अंग में अपने प्रजनन अंग का प्रवेश कराता है या फिर यह पुरुष किसी दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाता है, तीसरा यह पुरुष किसी जीव या जंतु के साथ अगर यौन संबंध बनाता है तो भी कहा जाएगा कि यह अप्राकृतिक यौन संबंध है। इसी तरीके से अगर यह स्त्री किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करती है या फिर यह स्त्री किसी जीव जंतु के साथ यौन संबंध स्थापित करती है तो भी कहा जाएगा कि यह अप्राकृतिक यौन संबंध है।
तो इन अप्राकृतिक यौन संबंधों को रोकने के लिए आईपीसी में एक धारा बनाई गई है, धारा 377 आईपीसी। धारा 377 आईपीसी क्या कहती है, जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, कहती है whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, with any woman or any animal, तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए कहा गया है कि यदि कोई भी पुरुष के साथ, स्त्री के साथ या जीव जंतु के साथ ऐसा यौन संबंध बनाता है जो प्रकृति के विरुद्ध है, तो उसे अपराध माना गया धारा 377 आईपीसी में, और उसके लिए सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसको अगर एक लाइन में समझें तो ये होगा कि किसी ने भी अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित अगर किए तो उसको धारा 377 आईपीसी में दंड दिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक यौन संबंध दंडनीय है क्या? धारा 377 आईपीसी को अगर आप देखेंगे तो सभी प्रकार के अप्राकृतिक यौन संबंधों को दंडनीय बनाया गया है। लेकिन 6 सितंबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कंसेंचुअल अननेचुरल इंटरकोर्स किया जाता है मेल मेल के बीच में, मेल फीमेल के बीच में और फीमेल फीमेल के बीच में, तो ऐसे कंसेंचुअल अननेचुरल इंटरकोर्सेस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब रह जाता है केवल वो अननेचुरल इंटरकोर्स जो फोर्सफुली बनाया गया, वो अभी भी पनिशेबल हैं। कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन कि धारा 377 आईपीसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, ऐसा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है 377 आईपीसी को, जिसमें एक पार्ट बताया गया है कि कंसेंट से अगर दो मेल दो फीमेल आपस में अगर अननेचुरल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो पनिशेबल नहीं होगा। अगर वहीं पे वो ही अननेचुरल इंटरकोर्स अप्राकृतिक यौन संबंध अगर फोर्सफुली बनाया जा रहा है तो वो पनिशेबल होगा। ऐसा डिसाइड किया गया। केस का नाम है नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 6 सितंबर 2018 को यह केस डिसाइड हुआ और इसकी साइटेशन है AIR 2018 SC 4321। क्वेश्चन ये था कि 377 आईपीसी ऐसे पर्सन के ऊपर लगेगा जब किसी पर्सन ने फोर्सफुली अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, फोर्सफुली अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए हैं। अब हम पत्नी की कंप्लेंट के ऊपर बात करते हैं कि पत्नी ने जो पुलिस को या कोर्ट को कंप्लेंट दी उसमें यह एलिगेशन लगाया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां पे स्क्रीन पे पढ़ें। एक एलिगेशन यह लगाया कि मेरे पति ने मेरे साथ फोर्सफुली अननेचुरल सेक्स किया, और एक और वर्ड में यहां पे लिख रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख लें, वो किया। अगर 377 के क्राइटेरिया को देखें तो 377 आईपीसी में ये फॉल करता है, हस्बैंड का एक्ट, और उसके ऊपर 377 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन मैं एक आपको दूसरी पिक्चर और दिखाना चाहता हूं। अब दोनों पिक्चर्स को मिलाने के बाद डिसीजन हम बाद में निकालेंगे कि हस्बैंड के खिलाफ 377 आईपीसी का मुकदमा बनता है या नहीं बनता है। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब 377 पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 375 आईपीसी बताना चाहूंगा। और 375 आईपीसी दोस्तों जो आज की डेट में पढ़ी जाती है 375 आईपीसी, उससे पहले मैं बताऊंगा कि पुरानी 375 आईपीसी क्या थी। पुरानी का मतलब
2013 से पहले 375 आईपीसी या रेप की डेफिनेशन क्या थी? 375 आईपीसी की डेफिनेशन आप यहां स्क्रीन पर देख लें। अ मैन इज सेट टू कमिट रेप हु एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड has sexual intercourse with a woman under the circumstances falling under any of the 6 following descriptions। और वो 6 जो डिस्क्रिप्शंस हैं वहां पे कंसेंट, विल, इसकी बात कही गई है। साधारण शब्दों में यह है कि अगर किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सहमति के विरुद्ध किसी भी पुरुष ने उस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो कहा जाएगा कि उस पुरुष ने महिला के साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। अब जो महिला ने, हम जिस एग्जाम्पल को लेके चले कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ एक कंप्लेंट की, मेरे पति ने मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ये 375 आईपीसी में कंप्लीटली फॉल करता है हस्बैंड का ये एक्ट। लेकिन 375 आईपीसी में एक्सेप्ट है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल या 15 साल से ज्यादा है और वो पत्नी अपने हस्बैंड के खिलाफ ऐसे एलिगेशन लगाती है कि मेरे हस्बैंड ने फोर्सफुली मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ऐसी स्थिति में पति के ऊपर रेप का केस दर्ज नहीं होगा। यह कहती थी पुरानी 375 आईपीसी रेप की डेफिनेशन। तो 2013 तक हमको यही डेफिनेशन पढ़नी थी रेप की, लेकिन 2013 के बाद जब निर्भया कांड हुआ तो वहां पे रेप की डेफिनेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट, काफी सारा अमेंडमेंट हुआ है, बट मैं रेलेवेंट पोर्शन पढ़ूंगा, बाकी चीजें जब पढ़ाएंगे, जब हम आईपीसी की 375 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो 2013 के बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो यही डेफिनेशन 375 आईपीसी की डेफिनेशन को चेंज करके क्या कह दिया, अ मैन, स्क्रीन पे देख लें, अ मैन is said to commit rape if he penetrates his penis into vagina, mouth, urethra और anus of a woman। तो कहा जाएगा कि ऐसी महिला के खिलाफ रेप हुआ है। तो 2013 से पहले वाली डेफिनेशन और 2013 से आगे वाली डेफिनेशन में अंतर क्या आया, तो आप यहां देखें कि 2013 से पहले वाली डेफिनेशन में केवल एक ही वर्ड लिखा था कि महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। अब यहां पे 2013 से जब डेफिनेशन चेंज हुई है तो वहां पे क्लियर कट लिखा है कि अगर एक पुरुष किसी स्त्री के वैजीना में, हिंदी में अगर बोले तो योनि में, माउथ में, हिंदी में बोले तो मुंह में, यूरेथ्रा में यानी मूत्र भाग में, या फिर एनस में मींस गुदा में, अगर अपने लिंग को पेनिट्रेट करता है, अपने लिंग का प्रवेश करता है, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने ऐसी महिला के साथ रेप किया है। अब आपको जो हम एग्जाम्पल लेके चले कि एक पत्नी आरोप लगाती है अपने पति के ऊपर कि उसके पति ने फोर्सफुली अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके साथ में, तो अब इस एग्जाम्पल को आप 375 आईपीसी में 2013 से बाद वाली 375 आईपीसी में पुट करके देखें तो पाएंगे कि पत्नी द्वारा जो आरोप लगाया गया पति के ऊपर 2013 से पहले यही एक्ट धारा 377 आईपीसी में आता था, क्योंकि धारा 375 आईपीसी में यह कवर नहीं होता था।
लेकिन जब से ये अमेंडमेंट हुआ 2013 से और नई धारा 375 बनाई गई, तो उसमें ये वाला एलिगेशन कि पत्नी के साथ जो अननेचुरल इंटरकोर्स किया गया, वो पार्ट भी अब धारा 375 आईपीसी में ही कवर होता है। इसलिए पति के खिलाफ 2013 के बाद में अब अगर आप देखेंगे तो वो जो एलिगेशन धारा 377 आईपीसी के एलिगेशन हुआ करते थे, वो अब 2013 के बाद से धारा 375 आईपीसी के एलिगेशन हो गए हैं। अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि धारा 377 आईपीसी के अंदर अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला के मुंह में अपना लिंग प्रवेश कराता है या उसकी गुदा में अपना लिंग प्रवेश कराता है, तो कहा जाता था कि ये अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया है। लेकिन 2013 के बाद जब रेप की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हो गया, तो ये दोनों एक्ट अब 375 आईपीसी में कवर होते हैं। 375 आईपीसी में कवर होने के कारण अब हस्बैंड पर तो धारा 377 तो नहीं बनेगी इस एक्ट के लिए, अगर बनेगी तो धारा 375 बनेगी और उसकी पनिशमेंट धारा 376 आईपीसी में दी गई है। तो इस एग्जाम्पल से, इस डिस्कशन से ये बात तो तय हो गई, जो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स धारा 377 का पार्ट हुआ करता था 2013 से पहले, अब वो 2013 के बाद से धारा 375 आईपीसी का पार्ट हो गया है। तो मींस अब पति के ऊपर धारा 377 नहीं लगेगी, लगेगी तो धारा 376 लगेगी, क्योंकि धारा 375 की पनिशमेंट धारा 376 में दी गई है। अब क्वेश्चन फिर ये आता है कि पुराने वाली जो डेफिनेशन थी, वहां पे लिखा गया था कि अगर पत्नी 15 साल या 15 साल से ज्यादा उम्र की है और फिर पति ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो पति के ऊपर धारा 376 375 भी नहीं लगेगी। तो अब आज की डेट में 2013 के बाद इसमें क्या चेंजेस आया कोई? अब कुछ लोग ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि क्या प्राकृतिक यौन संबंध को छोड़कर पत्नी के साथ पति ने जितने भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, क्या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैटेगरी में आएंगे? तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 2013 में जब अमेंडमेंट हुआ धारा 375 में, तो उस एक्सेप्शन में भी हुआ जहां पे पति को एक्सक्लूड किया गया था रेप की कैटेगरी से। वहां पे एक वर्ड यूज ऐड कर दिया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट अगर पति करता है अपनी पत्नी के साथ में जिसकी उम्र 15 साल या 15 साल से ज्यादा की है, तो वो एक्ट रेप की भी कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां पे अगर ध्यान दें आप, तो 2013 से पहले में केवल एक ही वर्ड था सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ 2 वर्ड और ऐड कर दिए, सेक्सुअल एक्ट्स। तो यहां पे जो सेक्सुअल एक्ट्स वर्ड यूज हुए हैं, उन बातों के लिए यूज हुए हैं जो 2013 के बाद सेक्शन 375 में ऐड किए गए। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि 2013 से पहले पति का ये एक्ट पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, अननेचुरल इंटरकोर्स करना 377 आईपीसी की कैटेगरी में आता था। लेकिन 2013 से जैसे ही ये अमेंडमेंट हुआ तो वही एक्ट धारा 377 से उठकर 375 आईपीसी में आ गए। तो इसलिए अब पनिशमेंट धारा 376 में मिलेगी, लेकिन धारा 376 में पति को छूट मिली हुई है कि अगर पत्नी 15 साल या उससे ज्यादा की उम्र की है तो अननेचुरल एक्ट भी अब रेप की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। जितना अभी तक मैंने आपको बताया, ये बातें हुई बेयर एक्ट की,
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो धारा 375 आईपीसी के एक्सेप्शन नंबर 2 को एक्सप्लेन करती है, जहां पर वाइफ की उम्र 15 इयर्स लिखी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया जिस केस का नाम है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2017 11 अक्टूबर 2017 को डिसाइड किया और बहुत एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स को देखते हुए, क्योंकि 15 साल की एज रखने के बाद पोक्सो एक्ट पिक्चर में आ जाता है और दूसरे जो चाइल्ड से रिलेटेड लेजिस्लेशंस हैं वो पिक्चर में आ जाते हैं, इसीलिए सभी पर कंसीडरेशन करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां पर एक्सेप्शन नंबर 2 375 आईपीसी में वाइफ की एज 15 ईयर लिखी गई है, उसको 18 ईयर पढ़ा जाएगा। इस जजमेंट का पैरा नंबर 105 इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए, और इसकी लास्ट 5 लाइंस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बातें मिल जाएंगी। तो अब अंतर ये आएगा इस जजमेंट के बाद कि वाइफ की उम्र जहां जहां मैंने पूरे लेक्चर में 15 साल डिस्कस करी, वो इस जजमेंट के बाद से 18 इयर्स पढ़ी जाएगी। तो इस जजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको दे दूंगा, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, पर आपको ये जजमेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, पति के अगेंस्ट तो अभी भी 377 आईपीसी बनेगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो एक्ट स्पेसिफिक 375 आईपीसी में कवर हो रहा है, वो एक्ट अब आप उसकी पनिशमेंट 377 आईपीसी में कैसे दे देंगे? एक ही एक्ट के लिए 2 सेक्शंस में पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी पत्नी की कंप्लेंट ये आई कि उसके पति ने फोर्सफुली उसके साथ अननेचुरल इंटरकोर्स किया, तो ना तो उस पति के ऊपर धारा 377 आईपीसी बनती है, ना ही धारा 375 बनती है, ना ही धारा 376 बनती है। अब लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये अमेंडमेंट से और स्त्रियों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो नो डाउट मैं आपको बता दूं कि अगर स्त्रियों में से पत्नी को निकाल दिया जाए तो इस अमेंडमेंट से फायदा हुआ है, विक्टिम को फायदा होगा, क्योंकि यहां पे पनिशमेंट बहुत ज्यादा कर दी गई है, ग्रेव पनिशमेंट कर दी गई है अब नई अमेंडमेंट होने के बाद। हां, स्त्रियों में जो पत्नी वाला पार्ट है उसके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक हुआ है। इस पे आप अपने कमेंट्स करें, इस बात को अब आप एनालाइज करें, डिस्कस करें, वीडियो को दोबारा से देख लें और समझने की कोशिश करें कि मैंने किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे वीडियो में बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें।